फार्मूला, खाने में डाले स्पेशल टेस्ट। थोड़ी गरम दाल मिलेगी? टेस्ट में बेस्ट एवरेस्ट। ऐसा खाना किस किस को पसंद है? पर याद रहे, इस तरह के खाने से कैविटीज हो सकती हैं। कैविटीज? इसलिए आपको चाहिए बेस्ट प्रोटेक्शन कोलगेट। इससे बेहतर और कुछ नहीं। देखिए, ये शेल्स दांतों की तरह होते हैं। एक को कोलगेट से ब्रश करते हैं और दोनों को विनेगर सोल्यूशन में डालते हैं। अब देखिए, कोलगेट का कैल्शियम और मिनरल्स फॉर्मूला कैविटीज को रखे दूर और दे बेस्ट प्रोटेक्शन। कोलगेट कैविटी प्रोटेक्शन, इससे बेहतर और कुछ नहीं। बहुत दाव पर है जो नरेंद्र मोदी का प्रचार करते हैं, बहुत दाव पर है और बहुत। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। जी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं निहारिका महेश्वरी और मैं पहुंच चुकी हूं लखनऊ 24 गौतमपल्ली में। अब आप समझ गए होंगे कि इस बार किस राजनीतिक शख्सियत से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैं इनका दूं, राज्यसभा में भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री का भी बहुत अच्छा खासा अनुभव है, एक कुशल वक्ता है, एक ऐसे वक्ता जिनकी रैलियों में तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई देने को मिलती थी। इसके अलावा चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यटन का भी इन्हें बेहद अच्छी तरीके से अनुभव है। मौजूदा समय में विधायक हैं लखनऊ पूर्व से। हम बात कर रहे हैं कलराज मिश्र की, जिन्होंने अपना कीमती समय दिया है। बहुत बहुत स्वागत है कलराज जी आपका हमारे चैनल में। उत्तर प्रदेश में जिसमें आप सत्ता से 11 साल अभी नहीं है, सत्ता में वापसी के लिए क्या कर रहे हैं? कि विकास का काम अवरुद्ध हो गया है, सड़कों की हालत बद से बदतर हो गई है, गांव-गांव में बिजली नहीं मिल रही है और सांप्रदायिक तनाव और संघर्ष को प्रश्रय दिया जा रहा है। गुंडे एकदम आगे बढ़ करके थाने में बलात्कार की घटनाएं कर रहे हैं और एक तरह से प्रशासन दिवालियापन हो गया है। ये आपके मुद्दे होंगे? ये जो सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ रहा है वो है। इसके कारण आम जनता त्रस्त हो गई। अच्छा, ऐसा और इसलिए अब लोगों को विकल्प के रूप में कौन हो सकता है ये तलाश रहे हैं। नरेंद्र मोदी, ये बात सही है कि राष्ट्रीय स्तर पर एक विकल्प के रूप में लोगों के बीच में सामने उभर करके आए हैं, लेकिन अब लोग अनुभव करना शुरू कर दिया है कि बीजेपी ही विकल्प हो सकती है। और उससे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में बीजेपी पुनः उत्तर प्रदेश में आएगी और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करेगी। ऐसी सूरत में आपकी भूमिका क्या होगी? पार्टी सबल हो, सक्षम हो, सरकार में आने की दृष्टि से उसके लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध हो सके, इस दिशा में जितना भी काम हो सकता है वो काम करेंगे। यही हमारी काम करने की भूमिका होगी। अब जब टिकट बंटवारे की बात आती, इतना डिले क्यों हो रहा है? टिकट बंटवारे में आप किन बातों का ध्यान रखें? और उस समय अगर कार्यकर्ता नाराज हो गए तब क्या मोदी फैक्टर उसमें भी है? देखिए, हमारी शुद्ध रूप से प्रजातांत्रिक पार्टी है और हमारा एक संगठन का स्वरूप है और संगठन के अंतर्गत हम जिला से लेकर, जिला है, प्रदेश है और फिर केंद्र है, इस स्तर पर उम्मीदवारों के चयन में हम विचार करते हैं और जिला स्तर पर विचार करने के बाद प्रदेश स्तर पर विचार करते हैं, प्रदेश स्तर पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर विचार करते हैं। इस प्रक्रिया में थोड़ा बहुत विलंब होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जो विधानसभा के चुनाव हैं जिनकी घोषणा हो चुकी है, 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे, उसके बाद ही उम्मीदवारों का चयन और उसकी घोषणा होगी। उसी के बाद समीकरण और जिताऊ उम्मीदवार आप कोशिश करेंगे। मैंने जिताऊ उम्मीदवार की अगर बात करी, क्या डीपी यादव, बृजभूषण सिंह, बाबू सिंह कुशवाहा की गलती दोबारा रिपीट की जाएगी? बृजभूषण सिंह एसपी छोड़ चुके हैं, कह रहे हैं कि वो चाहते हैं बीजेपी के टिकट पर लड़े। डीपी यादव भी संपर्क में, बहुत सांसद विधायक ऐसे दूसरी पार्टी के जो आपसे संपर्क में है आपकी पार्टी से, तो ऐसे में उनकी अभी ऐसा तो कुछ है नहीं। न तो डीपी यादव जी हमारे पार्टी में, न बृजभूषण सिंह जी पार्टी में, इसलिए उनके बारे में टिप्पणी करने का कोई औचित्य नहीं है। नहीं, अगर वो आए तो टिकट तो मैंने कहा ये तो काल्पनिक सवाल है ना, और काल्पनिक सवाल का उत्तर देना उपयुक्त नहीं है। नहीं, वो चाहते हैं कि बीजेपी चाहते होंगे, लेकिन वो हम में से किसी से कोई वार्ता नहीं की है। वार्ता करते तो उनको बता देते, वो ऊपर भी जो वार्ता होगी तो उसको देखा जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे तरफ से प्रयत्न ही होगा कि जो दागी छवि के लोग हैं, ऐसे लोगों को
अवसर किसी भी तरीके से उम्मीदवारी के रूप में नहीं मिलना चाहिए। खासतौर पर जब सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पिछले अगर मैं लोकसभा चुनाव की बात करूं 10 सीट आई थी। अब इस बार अगर जीतना है कितनी सीटों को आप टारगेट कर रहे हैं? और दूसरी चीज, अकेले दम पर बीजेपी बिना किसी अलायंस या बिना किसी संपर्क के या बिना किसी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक इनडायरेक्ट समर्थन दिए कैसे आगे आ सकती है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में एक बार पूर्ण बहुमत के आधार पर सत्ता में रही है और एक बार गठबंधन के आधार पर हम सत्ता में रहे हैं और हमारे यहाँ अधिकतम सीटें लोकसभा की 57 रही हैं। और इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव नहीं होगा, कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है, कोई भी ऐसा समुदाय नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी की पहुंच ना हो। तो ऐसा लगता है कि जिस प्रकार का दृश्य दिखाई पड़ रहा है उसमें जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ध्रुवीकरण न हो जाए। कलराज जी, यही बात विधानसभा चुनाव 2012 होने से पहले आपने बोली थी। हमारे चैनल से ही बात करते हो कि आप एक अंडर करंट फील कर रहे हैं। नतीजा क्या हुआ? सिर्फ 47 सीट। हमने सुने, बीच में टोक रहा हूं मैं उसको, हमने कहा था और मैं उस पर अभी भी दृढ़ हूं, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व के रणनीतिक विफलता के कारण, रणनीतिक स्ट्रेटेजिकल फेल्योर, उसके कारण हमारी दुर्दशा होती है। बाबू सिंह कुशवाहा को नहीं लिए होते, मैंने विरोध किया था, मैंने कहा नहीं लेना चाहिए, उसके बावजूद भी पार्टी नहीं मानी, पार्टी ले लिया, हमने स्वागत किया। उसका दुष्परिणाम हुआ कि लोगों को लगा अरे बीजेपी एक तरफ तो गाली देती है भ्रष्टाचार को लेकर, किरीट सोमैया इस समय मायावती के सारे भ्रष्टाचार को लेकर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस प्रकार के लोगों को ले रहे हैं। आम जनता के अंदर उस समय गुस्सा आ गया था, इसलिए मैंने कहा कि इट वॉज द स्ट्रेटेजिकल फेल्योर ऑफ लीडरशिप। हर चीज पे नरेंद्र मोदी ने खुल पकड़ बोला। एक बात महत्वपूर्ण बोली, उन्होंने कहा कि वोट बैंक की राजनीति सबसे बड़ा अभिशाप है राजनीति के लिए। आप इसी बातों के मद्देनजर आप हर धर्म, हर वर्ग को कैसे प्रूफ करेंगे, खासतौर पर अल्पसंख्यकों की बीजेपी उनके लिए? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले से ही नारा दिया है कि न्याय सबके लिए, तुष्टीकरण किसी का नहीं। और इसलिए क्रमशः हमारे साथ मुसलमान आने लगा है। जहां तक टिकट सवाल है, ये बात सही है, जीतने की दृष्टि से हम विचार करते हैं, देते हैं। जहां हमें इस प्रकार का उम्मीदवार मिल जाता है, मुसलमान उम्मीदवार हम ढूंढते भी हैं, वहां उनको दे देते हैं, क्योंकि हमें उस प्रकार का मिल नहीं पाते हैं जिससे हम आगे उनको बढ़ा सकें। लेकिन जिस ढंग से मुस्लिम नौजवानों के अंदर, जिस ढंग से मुस्लिम धर्मगुरुओं के द्वारा इस प्रकार का अब दिखाई देने लगा है कि उनको लगा कि मुसलमान को तो केवल वोट बैंक समझकर लोग उसका शोषण करते हैं, तो ये शोषण न होने पाए, मुसलमान भी यहाँ के सभी लोगों के साथ जुड़ सकता है, सभी लोग उसको साथ मिलकर चल सकते हैं। बीजेपी का लोग हवा खड़ा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी का लोग हवा खड़ा कर रहे हैं, हवा खड़ा करके मुसलमान को डराना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। इसलिए मैंने कहा नरेंद्र मोदी के प्रति ये स्वीकार्यता बन गई है। जब स्वीकार्यता बन जाती है तो ही अंडर करंट कहलाती है, और इसलिए उस स्वीकार्यता के आधार पर मैं कह सकता हूं कि हम पूर्ण बहुमत प्राप्त करेंगे, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इसलिए थर्ड फ्रंट और फला फ्रंट इसका तो कोई सवाल ही नहीं करना। अच्छा, नहीं, ये तो बता दीजिए कि जिस तरीके से आप नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता की बात करें, इसका मतलब युवा, जो देश की 70% आबादी युवा, उनको नरेंद्र मोदी में कॉन्फिडेंस है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस विश्वासघात में ना तब्दील हो। राम जी की बात आपने हर चुनाव में करी है, लेकिन अयोध्या में क्या हुआ वो सब देख रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि नरेंद्र मोदी अब पार्टी के हनुमान है और इस हनुमान के सहारे आप बेड़ा पार करेंगे? देखिए, भगवान राम हमारे आस्था का केंद्र बिंदु में है। भगवान राम को राजनीति में घसीटना और इस बार का कहना उपयुक्त नहीं है, और इसलिए राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण हमारी प्रतिबद्धता है। चूंकि एनडीए गवर्नमेंट थी, सब मिलकर काम कर रहे थे और 5 वर्ष की कार्य योजना बनती है, उस कार्य योजना के अंतर्गत लोग सहमत नहीं हो पाए और इसलिए वो सारी चीजें हुई हैं। और हमारी जब प्रतिबद्धता है तो जब भी अवसर उपलब्ध होगा, कानून बनाकर आम सहमति के आधार पर और न्यायालय के माध्यम से निश्चित रूप से अयोध्या में राम के जन्म स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा। ये हमारा मानस है, हमारी सोच है,
हमारा संकल्प भी है, लेकिन आम जनता के अंदर सहयोग स्थापित करते हुए। यहाँ पर एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे कलराज मिश्र जी हमारे साथ मौजूद है। कौन है कलराज मिश्र, उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, साथ ही कंपेयर करेंगे 1984 के इस दौर को। हम बीजेपी की बात करेंगे जो 2 सीट से लेकर 200 तक कैसे बनी और आने वाले चुनाव में कितनी सीटों का टारगेट है, कौन चेहरा होगा, कौन मुखौटा होगा और कौन पीछे होगा। आडवाणी युग, अटल बिहारी वाजपेयी और अब नरेंद्र मोदी, कामराज प्लान जिस तरीके से लागू हुआ है, पार्टी में किस तरीके की रीशफलिंग है, क्या मानसिकता पार्टी में बन गई है, पास्ट के पॉलिटिशियन में क्या गौरवान्वित कर देने वाला उनका इतिहास था और अभी के पॉलिटिशियंस जो युवाएं और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में उलझे रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हैं, इनके बारे में इनका क्या सोचना है, इसके बारे में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे जल्द लौट रहे। प्रायोजक है धान का रखवाला और सबका दिल मेरी मुट्ठी में बस एक चुटकी में MDH पाव भाजी मसाला। इस फिल्म का सुपरस्टार मैं हूँ। जब मैं अपनी ड्रीम नियो पर निकल पड़ता हूँ तो इसकी दमदार पावर, ये मस्त लंबी सीट, टनाटन ट्यूबलेस टायर्स, जबरदस्त शॉकर्स और ये कमाल माइलेज के साथ लगता है कि ये सब बस छोटे मोटे विलन है। ड्रीम नियो, बनो अपनी फिल्म का सुपरस्टार। चुन के देख परख के कूट कूट के निखरे जो हो मिर्ची हम अपनाए जैसे एवरेस्ट का तीखा लाल, सही तीखा सही लाल, तीखा लाल। 7 out of 10 new vehicles choose Exide. And you? India moves on Exide. गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस। जब बहुत सारे मच्छर हो तो ऐसे एक्टिव मोड पे पुश करो। 2 मच्छर हो तो नॉर्मल मोड पे पुश करो। हाथी मच्छर हो तो मेरा सर नहीं, एक्टिव मोड पे पुश करो, खुश रहो। गुड नाइट एडवांस एक्टिव प्लस, पुश करो खुश रहो। रंगों का जोश है, खुशियों का जोश है, टेंशन क्या लेना, दिल है तो जोश है, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल, बाग बाग दिल बाग। दिल बाग पान मसाला, दिल है तो जोश है। मौसम चाहे जैसा भी हो, लेकिन अगर आपके घर की बाहरी दीवारों पे एरोलैक एक्सेल लगा है तो चिंता की कोई बात नहीं। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। होशियार, खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। तूने जब से की बेवफाई, वादों से बहानों से, मैं शिकवा करूंगी तो कैसे, खामोश निगाहों से। सूरज की मटकी ओए बारिश का रेल, बल्ला घुमई के ओए नहले पे दहला, ओ धूप है नीम बारिश करेला, मीठी चूरी सा काटने चला। अम्ब्रेला जो बाहरी दीवारों पे नेरोलैक एक्सेल नहीं लगाएंगे उन्हें कुछ तो लगाना पड़ेगा, और एक्सेल वाले का उनके लिए तो बस पेंट ही काफी है। कांसाई की जापानीज टेक्नोलॉजी से बना एक्सेल। रिंग? हाँ, गिफ्ट है। गिफ्ट? गोल्ड? कोई स्पेशल? ऑफ कोर्स। करीब से जानती हो उसे? बहुत करीब से। लक्स। छिपे हैं हजारों गोल्ड रिंग्स आपके लक्स में। एक्स। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले दे शहंशाह। आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। पापा 2 मिनट में दोस्त आने वाले, और ये मच्छर हम लोग कैसे भगाएंगे यार? बेटा, हाथ जोड़ के ना सच्चे दिल से दुआ करो, सारे मच्छर भाग जाएंगे। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड, फोल्ड किया, चलाया, फू किया, हो गया। इसके TFT मॉलिक्यूल्स फटाक से मच्छरों पे असर करें। देखा, सुन लेना भगवान ने। टेबल के नीचे से ना। गुड नाइट एडवांस्ड फास्ट कार्ड,
पटाख से फुर्र। सोनालिका ट्रैक्टर है ताकत की पहचान। देश की सर्वप्रथम हैवी ड्यूटी ट्रैक्टर रेंज। अब चाक सफेदी सुखी हाथ और चमक दमक भी रहे साथ। एरो गैरो नत्थु खैरो की खत्म हो गई बारी। सब पे भारी घड़ी हमारी घड़ी डिटर्जेंट के पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। पीछे पीछे वक्त चला आगे निकल गए हम तुम, सोचो ऐसा क्या कर गए। मैं शुद्ध हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला, तुम में भी मैं हूँ। बहुत दाव पर है जो नरेंद्र मोदी को प्रजेंट करते हैं, बहुत दाव पर है और बहुत। भारतीय जनसंघ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, गणेश शंकर विद्यार्थी की बात करें, इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद की बात की जाती थी और एक सोशल रिफॉर्मेशन की उस समय बात की जाती थी। समय में बदलाव हुआ, अब बीजेपी का नया प्रारूप है, नया चेहरा है। कलराज मिश्र जी जो वरिष्ठ नेता हैं और राजनीति की नई राह और हर रूप बीजेपी के देख चुके हैं, इससे एक इनसाइड स्टोरी जानने की कोशिश करेंगे। कलराज जी ये बताइए कि जो पहले के नेता थे अटल आडवाणी जी, विनय कटियार, आप लोग किसी रैली में पहुंचते थे, इतनी भीड़ होती थी। उस समय तो सोशल मीडिया भी नहीं था, टेलीविजन नहीं था, रेडियो के सारे बस प्रसारण होता था, इतनी भीड़ जुट जाती थी। और आज कुछ ऐसे युवा नेता हैं, जबकि हम जानते हैं कि देश में 70% युवा हैं, वो जागरूक हैं, वो नेता जुड़ते हैं, उनकी रैलियों में भीड़ नहीं होती है। ऐसी क्या बात थी जो पिछले पॉलिटिशियंस में इतनी अच्छी थी और आज के पॉलिटिशियंस उसमें लैग कर रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपी में ही उलझे जाते हैं और एक राजनीति का एक बहुत गंदा चेहरा लेकर आए। किसी से भी आप बोलचाल की लैंग्वेज में बात करें तो कहते हैं अरे ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है। तो पॉलिटिक्स बदनाम हो गई है। एकात्म मानववाद का मूल दर्शन, इसको ही हम केंद्र मानकर हम लगातार इसको करते आ रहे थे। जनता इसको अनुभव भी करती थी। और इसे चाहे जनसंघ रहा होगा, थी वही मैं कह रहा हूं ना, चाहे जनसंघ रहा होगा, चाहे बीजेपी रही होगी, अटल जी को सुनने के लिए, आडवाणी जी को सुनने के लिए, डॉक्टर जोशी को सुनने के लिए, और भी हमारे नेतागण थे। इन लोगों को देख करके लोगों को लगता था, जैसे आडवाणी जी को देख करके, अटल जी को देख करके लोगों को लगता था कि ये तो भारत के जीवंत स्वाभिमान के रूप में खड़े हैं। आडवाणी जी को देख करके लगता था कि एक इंटेलेक्चुअल चाणक्य के रूप में कोई यहाँ विद्यमान है। और डॉक्टर जोशी को देख करके लगता था कि भारतीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में साक्षात डॉक्टर जोशी दिखाई पड़ रहे हैं। इस स्तर का चिंतन हमारे नेताओं को देखने के पश्चात लगता था। और उसी आधार पर जब सभाएं होती थी तो स्वाभाविक रूप से लोग आना शुरू किए। धीरे धीरे राजनीति के अंदर जब डिटरेशन आया है जनता पार्टी की हुकूमत के बाद, उस डिटरेशन में ठीक है हमारे भी कुछ लोग शामिल हुए होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर जनता फिर हम लोगों को भी उसी तरीके से लेना शुरू किया, काफी लोगों को। जब तक उसके बावजूद भी हम पार्टी विथ डिफरेंस के रूप में बने रहे, लेकिन जनता पार्टी के बाद जब जनता पार्टी विघटित हुई है, उसके बाद अनेक प्रकार की लोगों के अंदर भ्रांतियां पैदा हुई और उस भ्रांतियों के शिकार हमारे लोग भी कई लोग हुए। हमारे दल में आने के बाद कुछ लोग ऐसे जरूर आ गए जिससे कारण कठिनाई गई, लेकिन सामान्य तौर पर हमारे दल के प्रति लोगों का विश्वास था। और उसी विश्वास का परिणाम हुआ कि सन 84 में जब इंदिरा जी की हत्या कर दी गई थी, और उस समय जब राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब इतना बड़ा वृक्ष कोई कटता है तो जमीन दरकती है, और सिखों का और बाकी लोगों की जब जिस ढंग से दिल्ली में कत्लेआम हुआ था उसको जस्टिफाई किया था उन्होंने। उस समय जनता ने सभी लोगों को ध्वस्त कर दिया था। हमारी केवल 2 सीटें आई थी और लोगों को लगने लगा था कि बीजेपी तो कुछ नहीं है। हमारे जसवंत सिंह जी जब राज्यसभा में थे तो उस समय राजीव जी ने कहा कि आप 2, 3 और बस वाले में है, ऐसी भाषा का प्रयोग किया था। लेकिन वही बीजेपी फिर 89 में हम बढ़ करके काफी संख्या ले आए और 61 आए, और उसका परिणाम ही हुआ है कि क्रमशः फिर बढ़ते गए, हमारी संख्या लगातार बढ़ती गई क्योंकि जनता का विश्वास बढ़ा। सन 98 में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई। बिल्कुल 1996 भी हम 13 मुझसे मैंने नहीं आ पाए, केवल
13 दिन चलाए, फिर 98 में कुछ दिन चलाए, फिर उसके बाद 99 में अटल जी को चुना। वो ठीक है कि 2004 के चुनाव में हम नहीं आ पाए, उसके कई कारण थे, क्योंकि एनडीए काफी लोग साथ, हम अकेले दम पर सरकार नहीं बना सकते थे और उसमें कई चीजें रही, इसलिए हम नहीं आ पाए। एक लोकप्रिय चेहरा तो आपने प्रोजेक्ट कर दिया, जनता की मांग, उनकी डिमांड और स्वीकारता को देखते हुए अगर किसी कारणवश एक और स्थिति ले लीजिए, अगर नहीं आ पाते या फिर आप सहयोगियों को तलाशने में थोड़ा बहुत विफल हो जाते, तब क्या? तब बीजेपी इतिहास बन जाएगी क्या? देखिए, तो मैं जिस प्रकार का अनुभव करता हूं राजनीतिक दृष्टि से, जो हमारा स्वयं का चिंतन है और यथार्थ का जो मैं दर्शन कर रहा हूं, उसको देखकर, चूंकि अभी तक मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि आजादी के बाद अगर किसी एक व्यक्ति की स्वीकारता थी पूरी जनता के बीच में, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी। लोगों को लगता था कि नेहरू जी अरे नेहरू जी आए हैं, नेहरू जी ने किया है, आम आदमी कहता था नेहरू जी को हम जाएंगे। उसके बाद नेहरू जी के जाने के बाद किसी की आम आदमी के बीच में स्वीकारता नहीं बन पाई। ये पहली बार ऐसा है उसके बाद कि आम जनता, चाहे गांव का रहने वाला किसी भी वर्ग और बिरादरी का होगा, आप चले जाइए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप जाकर देखिए कि पान वाले की दुकान पर चले जाइए कि भैया क्या चाहते हो, तो कहे नरेंद्र मोदी आएंगे तो सारा सुधर जाएगा। जब गांव का आम आदमी बोलना शुरू कर देता है, जब किसी वर्ग और बिरादरी का भेद किए बगैर लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे फलाना आएगा तो नक्शा बदल जाएगा, मोदी आएगा नक्शा बदल जाएगा, ये स्वीकारता का लक्षण है। और जब इतनी इस प्रकार की स्वीकारता सुदूर स्थानों पर, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे मोस्ट बैकवर्ड हो, चाहे किसी साउथ में भी कह रहा हूं मैं, साउथ में भी कह रहा हूं, साउथ में भी कह रहा हूं, ईस्ट, साउथ, ईस्ट, मध्य, सब चौतरफा नरेंद्र मोदी के प्रति एक ऐसा चौतरफा, मैंने आपको मैंने कहा चौतरफा। नंबर 2, आपने सवाल किया, काल्पनिक प्रश्न था, उसका जवाब देना तो उचित नहीं समझता हूं, लेकिन तो भी देना चाहूंगा। अब बाकी के दल के लोग भी अनुभव करने लगे, जो क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल चाहते हैं कि जो भी सत्ता में रहने वाला है उसके साथ अपना सामंजस्य बैठाकर चले, या जो सत्ता में आ सकता है। और इसलिए मैं विश्वास साथ कह सकता हूं कि जिन क्षेत्रीय दलों को लेकर अटल जी ने एनडीए बनाई थी और हुकूमत किया था, वो सारे क्षेत्रीय दल मैं पूर्ण विश्वास साथ कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में होगी, सत्ता में आएगी। सत्ता में होने के बावजूद भी वो क्षेत्रीय दल स्वयं हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे तरफ से प्रयत्न भी चलेगा। बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कलराज जी, और आपके जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ बहुत दाव पर है जो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट कर, बहुत दाव पर है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप ये बात करें। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहीं निराशा ना हो। जाते जाते आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कलराज जी, हमने आपका हमेशा राजनीतिक चेहरा देखा, आपको उद्घाटन करते देखा है, आपको तमाम विभागों को संभालते देखा है, रैलियों को संबोधित करते देखा है। एक साधारण कलराज मिश्र है कौन? गाँव वाला हूँ, गाजीपुर जिले का रहने वाला हूं और मिडिल स्कूल की पढ़ाई किया हूं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूं और मैंने बनारस से स्नातकोत्तर किया है और उसके पश्चात मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक निकल गया। हॉबीज क्या है? मैं राजनीति में आया हूं राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को रखकर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी प्राथमिक, एक तरह से मैं कह सकता हूं कि उसी के माध्यम से मैं राजनीति में प्रेषित किया गया हूं। दैव कुटुंबकम की, विश्व बंधुत्व की कल्पना है, उस कल्पना को साकार करते हुए अपने देश के राष्ट्रीयत्व को जगाते हुए हम आगे बढ़े, यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मूल मंत्र है। ये हमने अपने जीवन में आचरण करने का प्रयत्न किया है और उसी आधार पर अपने को अभ्यास में लाकर चल रहा हूं। जहां तक बाकी के हॉबीज की बात आप कह रही हैं, मैं खेल में भी रुचि रखता हूं और कई हमने आर्टिकल्स लिखे हैं, हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी, और जब भी मुझे मौका मिलता है मैं करता हूं। परिवार के साथ समय बिता पाते हैं? अध्ययन का समय तो नहीं मिल पाता, लेकिन ज्यादातर मैं जैसे जहाज या ट्रेन में चलता हूं उसी में ज्यादा पढ़ने का अवसर मिलता है, पढ़ लेता हूं। परिवार के साथ मेरी पत्नी स्वयं इतनी अच्छी है, सहयोग, जबकि वो MA BEd है पहले की, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं किया, लेकिन साथ में इतना सहयोगात्मक स्थिति से
हम चलते हैं कि मैं तो समझता हूं कि वैसी पत्नी भगवान सबको हमारे उस प्रकार की दे। युवा पीढ़ी आ रही है, जैसे कि राजनाथ सिंह के बेटे पंकज की बात करें, इसके अलावा अजीत जोगी के बेटे हैं, लालू प्रसाद यादव के बेटे, और भी कई नेताओं के बेटे हैं, गोगोई साहब के बेटे हैं जो राजनीति में आ रहे हैं। ये जो युवा पीढ़ी है, आप एक वरिष्ठ नेता है, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, वरिष्ठ नेता की तरफ से इस युवा पीढ़ी को, देश को संभालने के लिए आप जैसे एक्सपीरियंस लोगों का क्या संदेश है? मैं जरूर नौजवानों को ये संदेश दूंगा कि राजनीति में हम आए, लेकिन राजनीतिक मर्यादा को अपने जीवन में स्थापित करने का प्रयत्न करें। जो भारत का मूल तत्व है नैतिकता, उस नैतिकता को अपने जीवन में आचरित करने का प्रयत्न करें। आम जन कल्याण करने की दिशा में हम क्या क्या कर सकते हैं, या मानसिकता बनाकर काम करोगे तो पूरे देश भर में जैसा हम चाहते हैं वैसा देश खड़ा हो जाएगा, और ऐसे ही में भारत समृद्धशाली बढ़ेगा, राम राज्य स्थापित हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कलराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और अपना राजनीतिक एजेंडा और अपने बारे में कुछ बातें हमसे करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, और आपके माध्यम से मैं जो भी हम सब लोगों के वार्तालाप को सुने होंगे उनके प्रति आभार व्यक्त करते हुए उनको प्रणाम करता हूँ। बहुत दाव पर है जो नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट करते हैं, बहुत दाव पर है और बहुत Wow, new Nikon Coolpix. The curvaceous new Nikon Coolpix S6500. Simply wow. असली मसाले सच सच MDH MDH। உலகத்தை கைக்குள்ளே போட்டிடு, இன்பத்தை கைக்குள்ளே போட்டிடு, ஓடு 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 ஓடிடு, நீ பாடிடு। अमेरिकन टूरिस्टर, दुनिया भर का भरोसेमंद। डूड, चलना आइडिया शोरूम। क्यों? टॉक टाइम प्लान्स पता करना है। लंबी बात चलेगी। इधर आ। ले आ गया आइडिया शोरूम, पता कर ले प्लान। 1 2 1 डायल करो और जहाँ खड़े हो वहीं आएगा आइडिया शोरूम। यही पाइए टॉक टाइम ऑफर्स, वैस इंटरनेट प्लान, सब कुछ। हुई क्या लंबी बात? फिजिक्स के नोट्स मांग रही थी यार। भाई कोई नहीं। टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट कहाँ है? टेस्ट यहाँ है। एवरेस्ट चाट मसाला, बोरिंग खाने में भी ले आए चटपटी टेस्ट का मजा। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. आदमी एक और कपड़े 11, बहुत नाइंसाफी है। हीट रैप फैब्रिक के साथ डिक्सी स्पॉट थर्मल वेयर, सिर्फ एक ही काफी है। गोलगप्पे पानी पूरी क्यों खाते हो चोरी चोरी? जब घर में एवरेस्ट की पानी पूरी, अब नो चोरी चोरी। घर में आई एवरेस्ट की पानी पूरी। एवरेस्ट पानी पूरी मसाला, टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। दिन भर की हर हलचल सिर्फ 25 मिनट में, सियासत और समाज का हर अंदाज सिर्फ 25 खबरों में, खेल और खिलाड़ी की खबर, विदेश और व्यापार पर भी नजर। देखिए 25 मिनट 25 खबरें, सोमवार से शनिवार सुबह 9:30 बजे और रात 9:30 बजे। प्रायोजक हैं टीवीएस स्पोर्ट, बिरला व्हाइट वॉल केयर पुट्टी, कपड़े की छुट्टी, काला हिट, एक भी मच्छर नहीं बचेगा, साइकिल अगरबत्ती, एवरीवन हैज अ रीजन टू प्रे, गुड नाइट एडवांस्ड लो स्मोक कॉयल, सियरा रिफ्लेक्ट्स माय स्टाइल और मैकडॉवेल्स नंबर 1 सोडा, दोस्ती का नंबर 1 स्पिरिट। अपने प्रदेश और उसके गौरव की बात हो तो सबकी जुबान पर सिर्फ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। अपना प्रदेश अपना देश।